अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है हाउ टू एनालाइज़ अ स्टॉक फंडामेंटल, टेक्निकल उसका पार्ट 2 है। और जो मैंने मिस्टेक्स की हैं ट्रेडिंग में वो मैं थोड़ी बहुत बताऊँगा आपको इस वीडियो में। मैं वो लास्ट वीडियो की माज़रत करना चाहता हूँ, उसकी कुछ चीज़ें मैं फिर से रिपीट समझाऊँगा, ठीक है? तो मेरी कोशिश है, मानता हूँ उसमें असल में मेरा माइक का इश्यू था, तो मेरी आवाज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, तो उसको मैंने बूस्ट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो चुका था मैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे थे वो था कोयल का स्टॉक। अच्छा, कोयल का स्टॉक बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टॉक है। ये सितारा ग्रुप की तरह ही एक स्टॉक था जो नॉन स्टॉप अपर कैप की तरफ चल रहा था, KOIL, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या चीज़ नोट की है, पिछले 6 महीने से इसका जो पैटर्न नोट करा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही थी इसकी, ये वाले पॉइंट पे, और इधर से फिर इसने रैली पकड़ी और फिर गिरा और फिर रैली पकड़ी, फिर गिरता-गिरता अब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई यहाँ से। तो किसी बंदे का कमेंट आया था कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एंट्री लेनी चाहिए, खतरनाक होता है, स्टॉप लॉस लेनी चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होगा वो आप निकल जाओगे। ये भी हो सकता है कि इधर कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसने एक और लो मारा, उसके बाद उठ गया। बट वही बात है कि क्रिटिकल पॉइंट है, बेहतर है कि कंसोलिडेशन फेज़ पे है फिर आप एंट्री ले लो। यहाँ की आप एंट्री ले लो और आप सब्र करो। बट इसमें सबसे मुश्किल चीज़, हमें कैसे पता लगेगा कंसोलिडेशन हो रही है कि नहीं हो रही? उसके लिए फिर आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा इसका पूरा एक 5 साल का चार्ट, पैटर्न। नहीं समझ आ रही, फिर यहाँ पे फंडामेंटल आ जाता है। वो ये कहता है कि इसकी बोर्ड मीटिंग चेक करो, बोर्ड मीटिंग कब-कब आ रही है? किस-किस महीने में आ रही है? सितंबर में आ रही है, अक्टूबर में आ रही है, किस हिसाब से आ रही है? अदर देन फाइनेंशियल आ रही है या फाइनेंशियल आ रही है? वो सारी चीज़ें इसमें चेक करनी पड़ती हैं। क्योंकि नियर टू बोर्ड मीटिंग अक्सर ना ये रैली पकड़ता है स्टॉक। तो वो बोर्ड मीटिंग से पहले के हिसाब से उसका वो पॉइंट देखना है कि वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब आ रही है, उससे लास्ट वाला जो 1 महीना पहले वहाँ पे कंसोलिडेशन कन्फर्म हो जाती है इसकी, ये कंसोलिडेशन कन्फर्म हो जाती है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं विद टाइम आप सीखेंगे। और दूसरी जो मैं चीज़ उस वीडियो में बता रहा था वो ये था प्राइस अर्निंग वाला, कि इसकी जो होती है ना इस सेक्टर की टेक्सटाइल कंपोजिट की, जिसमें आपका निशात मिल्स वाला भी आ जाता है स्टॉक और ILP आ जाता है, इसकी होती है 10 से 18 तक। प्राइस टू अर्निंग में यहाँ पे मैंने इसका मेंशन किया हुआ है कि होता क्या है। इसका फ़ॉर्मूला ये है, प्राइस को डिवाइड करना है EPS से। EPS है अर्निंग पर शेयर। हम वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक की कि वो महँगा है या एक्सपेंसिव है या नॉर्मल प्राइस पे है। अगर नॉर्मली 5 से 8 की रेंज में तो हम कह देते हैं अंडर वैल्यू है। अगर 9 से 15 की वैल्यू निकले हम कहते हैं फेयरली वैल्यू है। और अगर 16 प्लस है हम कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव है भाई। तो ये स्टॉक जो था इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 10 है, इस सेक्टर की, ये टेक्सटाइल कंपोजिट की, और एंडिंग पॉइंट जो मैक्सिमम है वो 18 तक है। तो ये जो था अभी आपने देखा, ये 18 पे इसकी क्लोज़ हो रही है। तो ये एक्सपेंसिव में आ जाता है कि यार महँगा स्टॉक है। तो यूँ हमें समझ आ जाता है कि ये स्टॉक महँगा है, अपनी प्राइस फेयर वैल्यू से ऊपर है। कुछ स्टॉक फेयर वैल्यू से नीचे होता है तो हम कहते हैं हाँ यार ये सही है स्टॉक, ले लेते हैं क्योंकि इसकी असल वैल्यू ज़्यादा बन रही है। उसमें आपका नेशनल बैंक वगैरह आ जाते हैं। फिर मैंने इसमें जो एक और चीज़ बताई थी, वो मैंने उस वाली वीडियो में पहले वाले पार्ट में ये बताया था कि हम क्वार्टरली भी चेक कर रहे होते हैं। ये जो होती है ना पिछले वाला क्वार्टर, वो अगले के हिसाब से उसको कंपेयर करना होता है। अगर पिछले क्वार्टर में कम है EPS और अगले में ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि यार इम्प्रूवमेंट आ रही है। और अगर पिछले में ज़्यादा है, ये नंबर ज़्यादा है लेफ्ट राइट वाला, और ये लेफ्ट वाला नंबर कम है, तो हम कहते हैं यार कंपनी में कोई मसला चल रहा है और ये इसका फाइनेंस डाउन जा रहा है। बट हम 2 क्वार्टर से जज नहीं कर सकते एक स्टॉक को, हमें तीसरा क्वार्टर भी देखना पड़ता है। अब ये 3 क्वार्टर के हिसाब से पहले है 0.54, फिर 0.5 इम्प्रूवमेंट आई है और अब 0.31 फिर डिक्रीज़ हो गया। अब यहाँ से अब हमने अगले वाले क्वार्टर की तरफ जाना है। आप ये देखिए, पहले हमने ये 3 देखे, हमें समझ आ गई कि इम्प्रूव और फिर डिक्रीज़। अब हम इधर आ जाएँगे। अब हम इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे। हाँ, इम्प्रूव है, डाउन होगी और यहाँ पे ओह हो! ये तो बहुत इम्प्रूव हो गई है, 1.77 तक इम्प्रूवमेंट आई है। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि ये स्टॉक इम्प्रूव कर रहा है अपनी EPS, मतलब कंपनी कुछ करना चाह रही है। फिर हम एक एनुअल देखते हैं साल के हिसाब से, वो मेरे मिस हो गई थी पिछली वाली वीडियो में, इसलिए इस वाली वीडियो में मैं समझा रहा हूँ। 1.09 थी 2022 में, 2023 में 1.44 इम्प्रूव हो रही है, फिर डाउन हो गई 1.28 और अब डबल आ गई 2.49। इसका एक लिहाज से डबल ही बन गया, या 12 टू द 24, तो डबल द EPS होगी। तो ये एक अच्छा साइन है इस कंपनी का कि ये अपने फाइनेंशियल्स इम्प्रूव कर रही है। तो यहाँ से हमें एक फंडामेंटल में समझ आ गया कि EPS इसकी इम्प्रूव हो रही है। और डिविडेंड लाज़मी देख लिया करो, देती है तो अच्छी बात है, नहीं देती तो भी कोई बुरी बात नहीं है, बट
देखना चाहिए कंपनी डिविडेंड दे तो एक आपके लिहाज से एक रेंट आ रहा होता है आपको। तो यहाँ हमें फंडामेंटल का समझ आ गया, इस स्टॉक में यही हमने देखना होता है कि इसका ट्रेंड लाइन क्या बन रहा है। अभी टेक्निकल्स के हिसाब से यहाँ से इसने एक अपनी पहली राइज़ पकड़ी, फिर ड्रॉप हुआ और इसका एक हाई मारा वो 74.52। अब अगर इसने इस प्राइस को ब्रेक किया तो हम कहेंगे ये ब्रेकआउट पे निकल गया। ये इसने अपना सीलिंग ब्रेक कर दिया। इसका सीलिंग क्या है 74.52। अक्सर वो टेक्निकल्स में बोल रहे हैं सीलिंग ब्रेक करे और फ्लोर क्या होता है कि अगर वो नीचे गिर जाए 15 पे आ गया। अब इसका ये इस दफ़ा फ्लोर ये था 31। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 31 इसका लो है और 74 हाई है और प्रीवियस लो था इसका 15। तो ये अपने प्रीवियस लो से प्रीवियस हाई की तरफ गया 74.52। फिर इसने लो की तरफ मारा 30। अब उम्मीद है कि ये 74 को भी ब्रेक करके कम से कम 90 तक जा सकता है। यहाँ से समझ ऐसे ही आ रहा है, बट आई कैन बी रॉन्ग। ये एक होता है साइकोलॉजी कह लो, साइकोलॉजिकल होता है कि जी ये यहाँ तक जा सकता है। लेकिन जब गिरने पे आता है ना स्टॉक, फिर आपके सारे जो वो हम लाइनें बना रहे होते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस में, वो सारी खराब हो जाती हैं। इसलिए मैं बताता हूँ कि टेक्निकल्स पे मैं इतना फुली बिलीव नहीं करता। हम कहते हैं हाँ, इसकी सपोर्ट बैठी हुई है, ये वो है, बट आई डोंट फुली कंप्लीटली बिलीव इन दिस थिंग। बाकी वॉल्यूम पे बहुत नज़र रखनी चाहिए कि वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम कम है, आप फँस जाओगे स्टॉक के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक मैं आपको स्टॉक दिखा दूँ, इसका बहुत लो वॉल्यूम होता है, बट प्राइस एक्शन बहुत मूव कर रही होती है। इसमें वैसे अभी भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ चुका है। पहले इसमें अच्छा खासा लो वॉल्यूम था, ये अभी आ गया। अब आप कहेंगे कौन-सा वॉल्यूम अच्छा होता है? यार कम से कम 50,000 से प्लस होना चाहिए। मतलब 20,000 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए तो हम कहते हैं वॉल्यूम ठीक है। अगर लाखों में आ रहा है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अभी एक स्टॉक दिखा देता हूँ आपको, ALNRS। इसका वॉल्यूम बहुत होगा कम, हज़ारों में होगा। अब इसका बढ़ गया है अभी रिसेंटली, वैसे ये हज़ारों में ही था क्योंकि 5,000 या 10,000 था मैक्सिमम। ये बढ़ा इसलिए है क्योंकि इसका वो आ गया था, XD आ गया था। इसने डिविडेंड अभी रिसेंटली अनाउंस किया था, उसकी वजह से ना इसके अंदर अचानक वॉल्यूम आया। इसके अंदर कोई म्यूचुअल्स गए हैं और उन्होंने फिर इसको बाय किया और सिर्फ डिविडेंड के लिए इसको एक्यूमुलेट किया है। आई थिंक कोई स्टॉक दिखाऊँ यार, लो वॉल्यूम स्टॉक मिल नहीं रहा कोई। ये आ गया लो वॉल्यूम स्टॉक 9,505। अच्छा, अब लो वॉल्यूम स्टॉक की कहानी क्या है? इसमें स्विंग बहुत बड़े आते हैं। अक्सर लो वॉल्यूम स्टॉक का जो होता है वो VAR ज़्यादा होता है। आप कहेंगे इसमें क्या लॉजिक है भाई? वो लॉजिक ये है कि एक बंदा एक स्टॉक बेच रहा है 30 रुपीज़ के पास, अगला बंदा बायर बैठा हुआ है 33 के पास, तो ऑलरेडी 2 रुपीज़ का स्विंग आ गया। इसी तरह एक बंदा 33 का खरीद रहा है, एक बंदा 38 का बेच रहा है, तो फिर वो 5 रुपीज़ का 7 रुपीज़ का स्विंग आ गया इधर। तो ये स्विंग्स आ जाते हैं इस स्टॉक्स में। ये देखो इसका डेज़ ब्रेकर, अपर और लोअर ब्रेकर कितना बड़ा है, 28 से 33 के बीच में घूमता है ये, 5 रुपए स्विंग लेता रहता है, बड़े स्विंग देता है ये। एक दिन की प्राइस देखो ना, एक 28 है, 30 तक गई, फिर 29, फिर 30 और फिर कभी 32 भी मार देती है। और अगर ये 33 टच कर दे तो ये अपर कैप मार देती है। तो ये बहुत मज़े का स्टॉक है, इसमें मैंने आई थिंक 9-10 हज़ार रुपए मैंने प्रॉफ़िट कमाया है इस स्टॉक में। मैंने बाय चांस मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था इस स्टॉक में, मैंने 16 का ले लिया था इधर कहीं ना, या इस पीक पे ले लिया था, हाँ ये 18 का। मुझे था कि अब ये जाएगा ब्रेक थ्रू करता-करता 20-21 तक निकल जाएगा, नहीं गया ना, गिर गया 15 तक। अच्छा बड़ी देर तक फँसा रहा है ये, मतलब मैंने इधर कहीं मैंने भी बाय किया है, यहाँ पे ठीक है 25 नवंबर को। उसके बाद गिरा ही ये और गिरता ही गया है। अब 25 नवंबर याद रखनी है और ये फिर बाय चांस 9 दिसंबर के बाद ना इसने गेन किया अपने आप को और ये गिर चलता-चलता वैसे नॉर्मली गिरता तो इसलिए मेरे मुँह से गिरता आ गया एकदम से। ये बाय चांस 8 दिसंबर को 15.9 तक क्लोज़ हुआ, उसके बाद इसने रैली पकड़ी है और ये फिर चलता ही है। एवरीडे अपर कैप और ये 43 तक गया। मैंने गलती से कहाँ पे सेल किया, इधर सेल कर दिया 32 पे। क्योंकि जब 4 कैप मार गया तो मैं डर गया, मैं कहा अब शायद इसका अपर कैप नहीं लगेगा। लेकिन इसे फिर लगाया और लगाता ही गया भाई। अब जिसने यहाँ की बाय किया 40 के पास वो फँस गया। तो ये बड़ा ख़्याल रखने वाला स्टॉक होता है, ये फिर फँसते हैं तो बंदे को फँसा के निकलते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल विद दीज़ स्टॉक्स। अब आप कहेंगे जी इसमें क्या मसला है, ये मोहल्ला ही ऐसा है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक वाला जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम खत्म हो जाता है कभी-कभार। तो सेक्टर्स का बहुत ख़्याल रखना है और वॉल्यूम का स्पेशली ख़्याल रखना है
कि इस तरह के स्टॉक्स बहुत बड़े स्विंग देंगे लेकिन वॉल्यूम बहुत कम होगा और इनका वीएआर 45 पे होगा जी, एक्सट्रीम लेवल स्विंग्स। बाकी मैं इसमें जो मेरी गलती हुई अब तक वो यही गलती थी कि मैं डर गया था स्टॉक से। मैंने तीसरे अपर कैप पे सेल कर दिया। मुझे चाहिए था थोड़ा-सा और रुक जाता और प्रॉफ़िट ज़्यादा ले लेता। बट वही बात है कि इंसान को नहीं पता होता ना कि कौन-सा स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। फिर मैंने जो एक और गलती की आजकल ट्रेडिंग में वो ये कर रहा हूँ कि मैं अक्सर ना सेम स्टॉक को और बाय कर लेता हूँ। मतलब कि अगर मैं किसी स्टॉक में फँस गया हूँ ना, तो मैं समझो नाराज़गी में रिवेंज ट्रेड कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैंने इसी से पैसे कमाने हैं, फिर से बाय करता हूँ और वो स्टॉक और गिर जाता है। मतलब कि आपको एक बंदा मुक्के मार रहा है, आप फिर उसके पास जा रहे हो और उससे आप फिर मार खा के आ रहे हो। तो ये पीआईए का स्टॉक की एक मिसाल है मेरी ज़िंदगी में, जिसके अंदर मैं फिर से फँसा हूँ। एक और मेरी जो स्टॉक की गलती है, जो मैं अक्सर फँस जाता हूँ, वो ऑल्टर्न है। ये हो जाएगी 2 गलतियाँ मेरी कि एक ही स्टॉक को बार-बार आप उसके पास जाओगे तो वो गलती है आपकी। मतलब व्हाई आर यू गोइंग अगेंस्ट द सेम स्टॉक एंड अगेन वो गलत है। आप मत जाओ, आप किसी और स्टॉक में चले जाओ। मैंने एक नई चीज़ सीखी है, वो ये होता है कि आप अपना लॉस बुक करो, ठीक है? और किसी ऐसे स्टॉक में जाओ जो तेज़ चलता है। अब पीपीएल एक स्टॉक है, मैं पहले इसके बड़े अपोज़िट चला था क्योंकि नेगेटिव हो गया था, 160 तक चला गया था। इसका ना एक ग्राफ इस तरह बना था, ये इधर तक गिर गया था 130 और ये एक दफ़ा इस तरह 160 तक आया था। 160 तक बहुत देर तक ये कंसोलिडेट हुआ है ना, तो ये उधर तक रुक गया था। लेकिन मैंने देखा कि ये स्टॉक तेज़ बहुत चलता है। फिर मुझे समझ आ गई कि यार इसके अंदर मूवमेंट है। अब आप अपना लॉस बुक करके कोई फ़ास्ट आइटम में चले जाओ। मैं अक्सर ब बोलता हूँ, यू कैन बुक अ लॉस एंड मूव टू अ फ़ास्ट आइटम। वो फ़ास्ट आइटम आपके पास पीपीएल हो जाता है और इसी तरह आपके पास एक और फ़ास्ट आइटम हो जाता है, वो लकी आ जाता है। ये बहुत तेज़ चलते हैं। अब आप कहेंगे वीआर कम है लेकिन तेज़ से चलते हैं, इसके ऊपर लेवरेज ट्रेडिंग चल रही होती है। वो इसको धक्का लगा के ऑल टाइम हाईज़ पे लेके जा रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इनको धक्का लगा रहे होते हैं और ऑल टाइम हाईज़ की तरफ लेके जा रहे थे, तो ये उस हिसाब से अच्छे स्टॉक्स हो जाते हैं कि आप इनको अब यहाँ पे एक सवाल फिर से आ जाता है, ऑल टाइम हाईज़ पे सेल करना है और फिर जो लो आएगा उस पे रीबाय करना है। मसला ये है, हम सब की गलती कहाँ पे थी, हमें यही नहीं पता इसका लो क्या है और हाई क्या है और वाक़ई इस ग्राफ से देखना बहुत मुश्किल है इसका लो क्या है। मैं इस ग्राफ से वैसे बता सकता हूँ क्या लो है। मैं देख रहा हूँ कि ये बार-बार 470s की रेंज में फँसता है आके। ये जब जाता है पर फिर 470 की रेंज में अपने आप को उस रेंज को टच करने की कोशिश करता है अपनी। अगर ये 470 हाँ, ये देखो आता है ना, इसको पकड़ लो। क्योंकि ये वापस अपनी उस वाली पुरानी पोज़ीशन को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये वो इसकी आइडियल रेंज है। अब 470 से 480 के पास जब है इसको पकड़ लो और जब उठे तो सेल कर दो। सेल अब कहाँ करना है? वही है जब इसका अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करे। इसका पिछला ऑल टाइम हाई 536 है जब ओपीआई की न्यूज़ आई थी। अब इसके लिए हिस्ट्री चाहिए आपको कि क्यों इतना ऊपर गया था। और वैसे अगर 500 अक्सर टच करके वापस गिर जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब उसके लिए फिर आपको वॉच लिस्ट होनी चाहिए, वॉच लिस्ट में आपको इस तरह के बड़े स्टॉक्स रखने चाहिए। ये उस प्राइस को टच करके वापस आ जाता है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक स्टॉक अपनी हाई को टच करता है और वापस आता है, तो आपने उस हाई की रेंज में सेल करना है। ये डे रेंज ये है, तो अगर 500 पे आपने सेल ऑर्डर लगाया, एक 520 पे लगा दो, एक 510 पे लगा दो और थोड़ा-थोड़ा सेल करो 50-50 क्वांटिटी। एट लीस्ट एक एवरेज सेलिंग आपकी ₹507 के पास हो जाएगी, वो फिर भी काफ़ी हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू 500 पे आपने सारा सेल कर दिया, वो 510 तक हो गया स्टॉक। तो ये 4-5 मैंने कहा गलतियाँ जो मैं खुद कर रहा था एक टाइम पे, वो अब आप आने वाले बच्चे ना करें। इस स्टॉक को पूरा सेल नहीं करना, उसको लिमिट में रह के सेल करना है, थोड़ा-थोड़ा करके सेल करना है। वो टैक्स भी लगे लेकिन वो सारा एक इकट्ठा बन के एक ही टैक्स लगेगा और थोड़ा-थोड़ा सा सेल करने से ये फ़ायदा होता है कि वो जितना अपर की तरफ जा रहा है, तो यू स्टिल कीप ऑन सेलिंग। अब आपको नहीं पता ना फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टे ऑन द अपर साइड। किसी टाइम भी वो हेवी प्रॉफिटिंग आती है, वो स्टॉक गिर जाता है। तो उस गिरने से पहले एटलीस्ट आपने एक हाई सेल किया हो तो आपको ये खुशी होगी, यार मैंने एटलीस्ट सेल तो किया था ना। तो वो बहुत चीज़ का ख़्याल रखना है। तो ये मैं जो अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ, वो आपने ये नहीं करनी कि आपने ऑल टाइम सेम प्राइस पे सेल नहीं कर देना सारा का सारा कि जी इतना तक गया मैंने सेल कर दिया। अब मैं इसको लो पे बाय करूँगा। वो लो पे आता ही नहीं स्टॉक फिर। वो थोड़ी देर के लिए आता है या वो 6-6 महीने तक नहीं आता। अब जैसे एफएफसी है, अब वो 560 पे नहीं आ रहा वापस। वो कहता मैं अड़ जाऊँगा, मैंने नहीं आना। वो 570, 588 की रेंज में फँसा हुआ है। उसने बहुत देर होगी नहीं आ रहा। अब ये जो इसकी रेंज है ना 560 आइडियल रेंज थी, लेकिन वो आ ही नहीं रहा उस पॉइंट पे यार, वो कीप्स ऑन गोइंग अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्यों जा रहा है? इसने डिविडेंड देना है। कब देना है? अच्छा डिविडेंड देना है, आने लगी इसकी बोर्ड मीटिंग। इसकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है जनवरी 29 को, करीब ही है बिल्कुल। मतलब अब 29 तो नहीं होगी, इसकी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हो जाएगी, वो थोड़ा-सा आगे चला जाए टाइम।
बट वही बात है कि हमें हमेशा हमसे गलती क्या हो जाती है, हमें एक तो उसकी प्राइस ही पता होता है किस प्राइस में बाय करना है, फिर हमें ये नहीं पता तो सेल कब करना है। तो आर्ट ऑफ सेलिंग एंड आर्ट ऑफ बाइंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कर रहे हैं, आर्ट ऑफ बाइंग कर रहे हैं, हमें कीड़ा ऑफ बाइंग होता है। हमें ये नहीं पता चल अगर बाय भी कर रहे हैं तो यार किस प्राइस में बाय करना है। अच्छा कभी एक बार क्या होता है, अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है, हमें चलो किसी फरसान साहब ने कह दिया जी इसकी जब प्राइस 570 है तब बाय करना वरना कभी ना बाय करना। अब वो स्टॉक अभी 570 भी नहीं आ रहा, वो 585 में फिर रहा है। करंट मार्केट प्राइस 590 चल रही है, उसका लो फिर देखो कि उसने एक दिन में लो क्या मारा है, उसी दिन लिखा आ रहा होता है। लो से थोड़ी ऊपर लगा दो, अगर 581 तक गिर रहा है या 80 तक, आप देख रहे हो मार्केट में 595 की प्राइस चल रही है, फिर आप एक काम करो, अब आप इंतज़ार करो। नॉर्मली 12 बजे के बाद अक्सर मार्केट में थोड़ी-सी ना प्रॉफिट टेकिंग आती है। वो थोड़ी-सी गिरती है, ये वैसे गलत भी हो सकता है, लाज़मी नहीं है। कुछ पॉइंट्स में ऐसा होता है 12 के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आती थी या 11 के बाद आती है, सुबह के टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे ही गिरना शुरू होता है ना स्टॉक, तो आपको नज़र आएगा 583, 585 तक एटलीस्ट आया है। तो ऑन एवरी फॉल थोड़ा-थोड़ा सा 10-10, 20-20 क्वांटिटीज़ बाय कर लिया करो। अगर आपको लगता है ना महँगा है, फिर आप उस हाई प्राइस पे ना बाय करो। वो एक दफ़ा गिर जाए ना, तो गिरने पे 20-20 क्वांटिटीज़ करके जमा करो, एटलीस्ट 100 कर लो और आप इंतज़ार करो। या तो सेम डे, वैसे अब सेम डे वाला कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है, इंसान भी सेम डे में सेल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे के हिसाब से जब सुबह के टाइम मार्केट खुले तो डायरेक्ट आपने 600 का एक सेल ऑर्डर लगाना है, 595 और 600 का। उससे ये हो जाएगा, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि सुबह एकदम से जब मार्केट जंप मारती है ना अप साइड पे, तो वो जो अप साइड आएगी उस पे आप एटलीस्ट सेल कर दो। मतलब आपको 100 क्वांटिटी 20 सेल कर दो, 80 अपने पास ही रखो। और जब गिरना शुरू हो जाए उसी 20 से फिर आपने एक लोवेस्ट पे बाय कर लेना है। ये कर सकते हो, या 30 की क्वांटिटी कर लो, उससे ये हो जाएगा कि आपके पास 70 रह जाएगी। तो आपने 5-5 करके जमा करना है, 6 टाइम्स में आप एक स्टॉक वापस जमा कर लोगे। हाई पे सेल कर दिया, लो पे फिर से बाय कर दिया, ये बेसिक सी ट्रेडिंग होगी। रादर देन नहीं उसका मैं ये देखूँगा, उसको मैंने लॉन्ग टर्म रखना है। लॉन्ग टर्म आप रखो यार, बीच में थोड़ी-सी ट्रेडिंग तो कर लो ना यार। ट्रेडिंग से ये हो जाएगा कि आपको पैसे आ जाएँगे। लॉन्ग टर्म आपका कंपाउंड हो जाएगा, आपको पैसे बढ़ जाएँगे। लेकिन वो जो ऑन एवरी हाई पे जो आप सेल कर रहे हो ना, एवरी लो पे बाय कर रहे हो ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बाइंग हमेशा आपने गरीबों की तरह करनी है, सेलिंग आपने थोड़ी अमीरों की तरह करनी है। बाइंग गरीबों की तरह से इस तरह करनी है कि आपने सब्ज़ी वाले के पास गए, आपने कहा यार 1 टमाटर दिखा। अब आपने 1 टमाटर चेक करना है चारों तरफ से, हाँ, सट है कि नहीं सही। जब आपने बाय भी करना है तो पहले आपने 5 क्वांटिटीज़ एक स्टॉक उठा के चेक करना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये देखते रहना है कि ब्रेकर किधर जा रहा है। अगर तो आपको लग रहा है बढ़ रहा है, बढ़ते हुए आपको फिर एक और चीज़ देखनी होगी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। वैसे वॉल्यूम बढ़ ही जाता है, ऑटोमेटिक है। बट द मेन थिंग इसको चेक करना है, ये ग्रीन पे है कि रेड पे है। अगर तो ग्रीन पे है तो समझो ये और ऊपर जाएगा, और अगर ये रेड पे तो कंफर्म है कि ये नीचे भी आएगा। इस पे बहुत नज़र रखनी चाहिए। अगर ये 5 तक चला गया है, तो समझो ये अब ये अपर कैप की तरफ जाने का प्लान बनाएगा। मसला ये है बड़े स्टॉक्स अपर कैप इतनी जल्दी मारते नहीं है, छोटे स्टॉक्स में लग जाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी आँखें इस पे हैवी वॉच लगा दिया करेंगे जी, इस पे क्या चल रहा है, ब्रेकर अपर है साइड है, नो लोअर साइड है। वो आपको ना एक रफ आइडिया हो जाएगा कि अपर साइड है तो मोमेंटम बन रहा है। फिर उस केस में क्या करना है, अगर अपर साइड बन रहा है मोमेंटम और अभी 1% है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि जी बढ़ता जा रहा है थोड़ा-थोड़ा सा, और वो मार्केट ऑर्डर्स भी नज़र आ रहे हैं कि दबा के आ रहे हैं। फिर आप करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक उठा लो, 1 दिन की स्विंग लेने के लिए। नहीं फरसान भी आपने कहा था 580 पे उठाना, वो तो मैं फिर बैठा ही रह गया। नहीं आप करंट पे उठा लो 50 क्वांटिटी, और आपके पास पिछली भी होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ी बहुत 50 तो होनी चाहिए ना। वो जो पिछली क्वांटिटी उसको फिर आपने इसके हाई पे सेल कर देना है। तो आपका ये जो अभी उठाना है उसका क्या फ़ायदा भाई, क्या पता ये इसकी लास्ट पोज़ीशन हो और आने आने वाले दिनों में यही इसकी लोवेस्ट पोज़ीशन हो जाए। फिर आप 80 का इंतज़ार करते हो, वो 93 आपको महँगा लग रहा हो, फिर आप बाय ही नहीं कर रहे हो, आपको नुकसान में निकला है स्टॉक से। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने गलतियाँ की थी। ये कभी-कभार मुझे भी किसी ने टारगेट दे दी, इस प्राइस पे मिलेगा तो बाय करना, वो आता ही नहीं स्टॉक, मैं क्या करूँ भाई? तो जो करंट प्राइस है उस पे थोड़ा-सा ले लो या उससे थोड़ी-सी 1-2 बिट नीचे लगा लो, 591 की लगा लो, वो कभी ना कभी हिट तो हो ही जाएगा पूरे दिन में। तो वो ये चीज़ें मैंने कहा था मैं बता दूँ, बाकी इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।